हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं एक और नए टूल जिसका नाम क्या है, चीज़ल, या फिर जिसे हिंदी में कह देते हैं छेनी। आइए स्टार्ट करते हैं। हम चीज़ल के बारे में जानने से पहले ये देख लेते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है चीज़ल के अंतर्गत। नाम क्या है, चीज़ल, या हिंदी में जैसे क्या कह देते हैं हम, छेनी। क्या कहते हैं, छेनी। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, या फिर हिंदी में परिचय। दूसरा देखेंगे हम इसके एप्लीकेशंस, या फिर यूजेस, जिसे क्या कहते हैं हम, उपयोग। तीसरा देखेंगे हम टाइप्स, या फिर क्लासिफिकेशन। या फिर क्या बोल देते हैं इसे, प्रकार। चौथा हम देखेंगे एंगल्स, एंगल ऑफ चीज़, या फिर इसे कोण कह देते हैं। पांचवा हम देखेंगे प्रिकॉशंस, या फिर सावधानियां। इसका कंस्ट्रक्शन हम एप्लीकेशन के अंतर्गत ही देख लेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हम चीजल की। देखिए, चीजल क्या है, चीजल एक प्रकार का कटिंग टूल है। कैसा, काटने वाला औजार। मेनली चीजल से क्या करते हैं, आप देख पा रहे हैं ये ओरिजिनल है चीजल या छेनी। अभी इससे मेनली हम दो चीज़ें करते हैं, एक चिपिंग और एक कटिंग। चिपिंग क्या होता है, एक्सेस मटेरियल होता है हमारे कोई भी वर्क पीस पर, अनचाही सामग्री, उसको क्या करते हैं, रिमूव किया जाता है चिपिंग द्वारा, विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर। छेनी और हथौड़े की सहायता से उस अनचाही सामग्री को हटाया जाता है, और किस रूप में, चिप्स के रूप में। इसे क्या कहते हैं हम, चिपिंग कहते हैं। इसका हैमर का इस्तेमाल करके कोई वर्क पीस से चिप के रूप में हम क्या करते हैं, मटेरियल को निकालते हैं। उसके बाद दूसरा क्या करते हैं, कटिंग, कटिंग ऑपरेशंस। चिपिंग भी कटिंग में ही आता है, पर मेनली चिपिंग की जाती है इसलिए बता दी गई। जैसे स्लॉट काटना, ग्रुप काटना, कोई भी शीट मेटल को बीच से काटना, कटिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। ये हो जाते हैं हमारे चीजल। अब देखिए, चीजल की हम बनावट देखते हैं कि किस प्रकार की होती है। कंस्ट्रक्शन की बात करें, देखिए बनावट की बात कर लें। देखिए, सबसे पहले बनाते हैं हम एक चीजल बना लेते हैं। पोर्शन थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने ना। ये कौन सा व्यू है इसका, ये हो जाएगा इसका फ्रंट व्यू। सामने से हम चीजल को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है। अब मैं साइड व्यू भी बना देता हूँ। अगर हम साइड से देखते हैं चीजल को, तो इसकी अपेक्षा वो कैसा दिखाई देगा, थोड़ा स्लिम, स्लिम दिखाई देगा। इसकी अपेक्षा हम थोड़ा पतला बना लेते हैं।
लास्ट में इस तरह ये बन जाता है हमारा साइड व्यू। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है ना। अब देखिए इसको थोड़ा और शार्प कर सकते हैं लगे तो, ये हो गया। अब इसमें मेनली बुक में इस तरह का डायग्राम दिया गया है ना, ये बन गया हमारा चीजल। अब देखिए इसमें मेनली बात करें तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर देख लेते हैं हम, तो हेड होता है, हेड होता है। मीडियम पार्ट को क्या कहते हैं, जो मिडिल पार्ट होता है उसे कहते हैं बॉडी, कहीं शैंक या कहीं स्ट्रोक भी कह देते हैं। और लास्ट जो हमारा पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं हम, पॉइंट या कटिंग एज, या कटिंग एज। ये हो जाते हैं हमारे किसके, एक चीजल के पार्ट्स। अब देखिए अगर हेड की बात करें तो हेड है ना, हेड को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर, क्यों, क्योंकि हम इस पर किसका यूज करते हैं, हैमर का, इसलिए ये हार्ड होना चाहिए। इसी तरह पॉइंट को भी हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। देखिए और दूसरी बात, जब हम कंटिन्यू हैमर का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह फैल जाता है। ये फ्लैट था लेकिन ये आजू बाजू से फैल गया है ना इसका हेड, तो ये इस हेड को कहते हैं मशरूम हेड। तो मशरूम हेड जब भी हो जाए तो ग्राइंडिंग से इसको नॉर्मल कर लेना चाहिए। तो मशरूम आप लिख लें अभी नाम, मैं और फिर से समझाऊंगा इसको। मशरूम हेड, इस तरह से लिख लें। अब देखिए अब बॉडी की बात करें तो बॉडी इसकी जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है हेक्सागोनल, और ऑक्टागोनल। हेक्सागोनल मतलब षष्टभुज आकार में, और ऑक्टागोनल मतलब अष्टभुज आकार में। ये बात समझ गए आप। और बॉडी इसका मिडिल पार्ट है, मध्य भाग है, ये बात याद रखना। इसका टॉप भाग क्या है, हेड, और जो लोअर पार्ट क्या होता है या बॉटम, उसे पॉइंट कहते हैं। अब इसी में एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, इसकी मटेरियल, मटेरियल क्या क्या यूज़ होता है हमारे हैमर को बनाने के लिए। मटेरियल देख लेते हैं हम। तो मटेरियल की बात करें तो ये होती है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, और दूसरा क्रोम वेनेडियम स्टील। इन दोनों चीज़ों की हमारी क्या चीज़ल बनाई जाती है। उसके बाद हम पॉइंट की बात करें, पॉइंट इसका कटिंग एज होती है। जो लास्ट बॉटम एज है उसे हम कटिंग एज कहते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम कोई भी वर्क पीस को काटते हैं या चिपिंग करते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको बता दूं मैं, ये इसका पॉइंट होता है। अगर हम साइड से देख रहे हैं, यहाँ से साइड देख रहे हैं, तो ये एक फेस है चीज़ल का, ये दूसरा फेस है, और ये दोनों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये राइट फेस है, ये लेफ्ट फेस है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे पॉइंट एंगल कहते हैं। देखिए एक फेस ये है, एक ये है, और इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, उसे हम कहते हैं पॉइंट एंगल, या फिर कटिंग एंगल, ये बोला जाता है। तो नॉर्मली कितना होता है ये, 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है पॉइंट एंगल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बाद में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम किस मेटल को चिपिंग या कटिंग कर रहे हैं चीजल के माध्यम से। उस पर अगर सॉफ्ट रहेगा तो इसका पॉइंट एंगल कम होगा, हार्ड रहेगा तो इसका पॉइंट एंगल ज़्यादा होगा।
तो आपने ये जान लिया कि किस तरह से हमारे कंस्ट्रक्शन होता है एक चीजल का। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ चीजल की बात कर लें हम, तो हम पाते हैं ये दो प्रकार की होती। कौन कौन सी? एक हो जाएगी हॉट चीजल, जिसे क्या कहते हैं, गर्म छेनी। एक हो जाएगी कोल्ड चीजल, जिसे क्या कहेंगे, ठंडी छेनी। अब देखिए कहाँ पे यूज़ करते हैं हम हॉट चीजल का, हॉट मेटल्स पे। कोई भी मेटल को गर्म करने के बाद हमको उसको कटिंग करना है या अलग शेप देना है चीजल के द्वारा, तो हम वहाँ पे हॉट चीजल का इस्तेमाल करते हैं। और कोल्ड चीजल का कहाँ करते हैं? जहाँ पर कोल्ड मेटल हो। जैसे जैसे अगर हॉट चीजल की बात कर लें तो ये ब्लैक स्मिथ शॉप, मतलब लोहार की दुकान पर। इसका कहाँ करेंगे हम? वर्कशॉप में हमारी, जनरली कार्यशाला में, फिटिंग जॉब्स वगैरह के लिए। सॉरी, कहाँ करेंगे? वर्कशॉप में। इसके लिए करते हैं। अब देखिए जब भी हम हॉट चीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं लोहार के इसमें, हमने कोई भी मेटल को गर्म कर रखा है, उसके बाद हम चीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक तरह से सॉफ्ट हो गया ना वो मेटल। तो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट मेटल। और अभी हमने क्या जाना था, सॉफ्ट मेटल के लिए क्या होता है, पॉइंट एंगल क्या होता है, कम होता है। तो ये 30 अप्रोक्स 30 डिग्री होता है, लगभग 30 डिग्री होता है। सॉफ्ट मतलब नरम धातु के लिए। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ठंडी धातु रहती है, मतलब हार्ड मेटल होगा। हार्ड मेटल होगा तो इसका एंगल भी ज़्यादा होगा, वो होता है अप्रोक्स लगभग 60 डिग्री। ये हो जाते हैं हमारे हॉट और कोल्ड चीजल। और ये कोल्ड चीजल को क्या किया जाता है? हार्डन किया जाता है। ये बात भी याद रखें यहाँ पर। एंड टेम्परिंग की जाती है इसकी, हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है। हॉट चीजल को नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट, जब मेटल सॉफ्ट हो जाता है जब इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ठंडे मेटल पे करते हैं जो कि हार्ड होते हैं, तो उसके लिए हमें इसे हार्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब जो हम प्रकार पढ़ते हैं वो किसके होते हैं? सारे के सारे किसके होते हैं? कोल्ड चीजल के होते हैं। जैसे हमारी नमी की बुक में 5 दिए हुए हैं। फ्लैट चीजल, उसके बाद दूसरा क्रॉस चीजल या क्रॉस कट चीजल। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? हाफ राउंड, हाफ राउंड नोज, नोज चीजल। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ डायमंड कट। उसके बाद फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा? वेब चीजल। ये हमारी निमी की बुक में दी है। इसके अलावा हम दो चीजल और देख लेंगे, काउ माउथ चीजल, और सेवेंथ हो जाएगा हमारा ऑफसेट। ऑफसेट या जिसे साइड कट चीजल कह देते हैं। और यहाँ पर क्रॉस कट चीजल का एक और नाम है कैप चीजल, ये भी आप याद रखें, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा दिए हुए हैं पर इनको भी हम जानकारी के लिए पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कंपटीशन वगैरह में। देखिए अब इनको वन बाय वन हम स्लाइड से ही पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे क्या एंगल्स, एंगल ऑफ ए चीजल। देखिए माना कि हमारा कोई मेटल है, मैं एक वर्क पीस बना लेता हूँ, इस पर क्या करनी है हमको? चिपिंग करनी है। किसके द्वारा करनी है?
एक हमारे चीजल के द्वारा। ये बन गया हमारा एक चीजल। थोड़ा एडजस्ट कर लें डायग्राम में। अब देखिए, ये बन गया हमारा एक चीजल। इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चिपिंग कर रहे हैं माना कि। तो देखिए, इससे हम एक नॉर्मल लाइन खींच लेते हैं या लंबवत रेखा, और यहाँ पर सरफेस के पैरेलल क्या कर देते हैं, हम एक टेंजेंट बना लेते हैं। ये एक लंबवत लाइन है या नॉर्मल हो गई। ये इसे क्या बोल देते हैं हम, टेंजेंट। वर्क पीस के सरफेस पर, ये हमारा क्या है, वर्क पीस। इसके सरफेस पर क्या है, टेंजेंट। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा चीजल है, ये चीजल है। अब इसमें क्या होते हैं, दो फेसेस होते हैं, एक ये और एक ये। अगर मैं इसको जूम करके यहाँ बना लिया हूँ तो अब ये बीच में क्या होता है, पॉइंट एंगल होता है, पॉइंट होता है। इसे हम पॉइंट या कटिंग गेज कहते हैं। तो देखिए, पॉइंट के ये नीचे वाला फेस को क्या कहेंगे हम, बॉटम फेस, क्योंकि ये नीचे की ओर है। और इसके ऊपर के फेस को क्या कहेंगे, टॉप फेस। ये पॉइंट का या कटिंग एज का ये टॉप फेस हो जाएगा, ये बॉटम फेस हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। देखिए, और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं हम, पॉइंट एंगल। ये क्या है हमारा, पॉइंट एंगल। किसी भी कटिंग एज के दोनों फेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल। ये बात याद रखें आप। तो हम पॉइंट एंगल को यहाँ दर्शाएं, कैसे बताएंगे हम। ये एक हमारा देखिए, यहाँ से दिखाई दे रहा है ये कौन सा, टॉप फेस है यहाँ से, और ये एक हमारा बॉटम फेस है यहाँ से। तो ये दोनों के बीच के एंगल को क्या बोल दिया हमने, जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर, इसे कहा जाता है पॉइंट एंगल। ये बात समझ आई आपको। अब देखिए, ये हो जाता है हमारा पॉइंट एंगल। अब हमने यही बता रहे थे ना कि पॉइंट एंगल कब ज़्यादा होता है, जब मटेरियल हार्ड मेटल हो, और पॉइंट एंगल कब कम होता है, जब सॉफ्ट मेटल हो। अभी हम सारे एंगल पढ़ लेते हैं, फिर उनके आपस में रिलेशन देखेंगे। देखिए, ये आपको बताया मैंने, पॉइंट एंगल हो गया हमारा एक। उसके बाद दूसरा एंगल, यहाँ पर क्या होता है, जो चीजल का टॉप फेस है और ये नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम कह देते हैं रैक एंगल। क्या कहते हैं, रैक एंगल। इसी तरह चीजल के बॉटम फेस, जो पॉइंट है, पॉइंट का बॉटम फेस है, और जो वर्क पीस है उसकी टेंजेंट के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं हम क्लियरेंस एंगल या एंगल ऑफ क्लियरेंस। देखिए, अब क्या हो गया, ये टोटल 90 डिग्री है क्योंकि हमने नॉर्मल बनाया है। तो क्या होगा, इनका रिलेशन क्या होगा, रैक एंगल प्लस पॉइंट एंगल प्लस क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल। इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये हमने नॉर्मल डाला हुआ था। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, ये हमारे तीनों एंगल हो जाते हैं। इसके बाद इनके आपस में रिलेशन बता दूं मैं आपको। तो हम देखते हैं, देखिए क्या होता है, जब क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ रहा है, तो हमारा चीजल क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, मतलब रेक एंगल कम होगा। ये बात समझ में आई आपको। और जब रेक एंगल बढ़ेगा हमारा,
तो चीजल नीचे डाउनवर्ड्स जाएगा सरफेस की तरह वर्क पीस के, तो क्या होगा, हमारा रैक एंगल बढ़ेगा और क्लियरेंस एंगल कम होगा। अब देखिए जब हमारा रैक एंगल बढ़ता है तो हमारा चीजल ऐसा हो जाएगा, ये रैक एंगल अभी यहाँ से मैं और कम करते जाऊंगा तो ये हमारा चीजल ऐसा हो गया, तो क्लियरेंस एंगल और कम हो गया, रैक एंगल बढ़ गया। अब इस कंडीशन में हैमर का उपयोग करूंगा तो ये स्लिप हो सकती है, तो जब भी क्लियरेंस एंगल कम होगा तो हमारा चीजल स्लिप हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्लियरेंस एंगल पे है, अगर मैं इसको वापस ले जाता हूँ और क्लियरेंस एंगल इतना यहाँ तक बढ़ा देता हूँ तो रैक एंगल अपना कितना कम हो जाएगा, यहाँ पे रैक एंगल बहुत कम हो जाएगा, तो ये लगभग स्ट्रेट जैसी हो जाएगी और जब हैमर का इस्तेमाल करेंगे तो ये डिग इन हो जाएगी, मतलब गड्ढा कर देगी हमारे वर्क पीस में। तो रैक एंगल कम होगा तो क्या हो जाएगा, उससे हमारे वर्क पीस में गड्ढा हो सकता है। ये बात समझ में आई। देखिए रैक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल हो गए। अब एक और एंगल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या झुकाव का कोण। देखिए ये हमारी क्या है, चीजल है, इसके अगर हम सेंटर से लें या इसके अक्ष से एक लाइन खींचते हैं और जो हमारा वर्क पीस है उसकी टेंजेंट के बीच में बना हुआ है एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। या हिंदी में बोल दें झुकाव का कोण। देखिए जैसे हम रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल के बीच में रिलेशन देखा था ना, उसी तरह अब हमारा इंक्लिनेशन का एंगल यहाँ पर अभी है इस तरह है, इसको हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रैक एंगल कम होगा ना, और इंक्लिनेशन एंगल को कम करेंगे तो रैक एंगल ज़्यादा होगा। इसी तरह क्लियरेंस एंगल भी, यहाँ से हम क्या करते हैं, रैक एंगल को बढ़ाते हैं तो क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा, या इंक्लिनेशन एंगल को कम करते हैं तो क्लियरेंस एंगल कम होता है। देखिए ये दोनों साथ में रहते हैं, जैसे रैक एंगल और इंक्लिनेशन एंगल अगर दोनों बढ़ते हैं तो हमारा क्लियरेंस एंगल, देखिए एक कंडीशन में क्या होगा, अगर इंक्लिनेशन एंगल बढ़ा तो रैक एंगल कम हुआ, ये बात समझ गया। उसी तरह क्लियरेंस एंगल बढ़ा तो भी रैक एंगल कम हुआ। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई, दोनों किस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, हमारे रैक एंगल पर। और जब भी हम चिपिंग करते हैं या चीज़ल से कटिंग करते हैं तो हमें इनका बैलेंस बनाना पड़ता है। ये बात आपको समझ में आ गई। और अभी हम प्रॉपर देखेंगे। देखिए जिसका भी इंक्लिनेशन एंगल भी इसी तरह होता है, अगर हार्ड मेटल है, जैसे हमने देखा था पॉइंट एंगल और इंक्लिनेशन एंगल में ये रिलेशन है कि पॉइंट एंगल किसका ज़्यादा होता है, हार्ड मेटल्स का, उसी तरह हार्ड मेटल के लिए इंक्लिनेशन एंगल भी ज़्यादा होता है। जैसे हाई कार्बन स्टील का 65 समथिंग है, उसी तरह एक सॉफ्ट मेटल ले लें हम एल्यूमिनियम तो उसका 30 समथिंग। तो देखिए अब सॉफ्ट मेटल के लिए क्या होगा, पॉइंट एंगल भी ज़्यादा होता है और इंक्लिनेशन एंगल भी ज़्यादा होता है, किसके लिए, हार्ड मेटल के लिए। और सॉफ्ट के लिए क्या होता है, दोनों कम होते हैं। अभी टेबल के माध्यम से समझेंगे हम। तो ये थे एंगल्स हमारे किसके, चीजल्स के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब स्लाइड के थ्रू हम पूरा पढ़ते हैं, समझने वाली चीज़ें हमने समझ ली। अब देखिए क्या पढ़ा था हमने, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हॉट चीजल क्या होती है, कटिंग एंड शेपिंग हॉट मेटल, हॉट मेटल के लिए यूज़ की जाती है, गर्म धातु के लिए। ब्लैक स्मिथ वर्क में मतलब लोहार की शॉप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये किसकी बनी होती है, वाटर कूल्ड स्टील की बनी होती है। नॉट फुली हार्डन, पूरी तरह इसको हार्डन नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल पे यूज़ होती है। उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हाँ नैरो, इसके बाद नैरोअर, शार्पर एंड मोर स्लेंडर अलाउइंग डीपर कट्स, मतलब कि इसे शार्प बनाया जाता है, पतला बनाया जाता है और क्यों, क्योंकि इसे हमें सॉफ्ट मेटल भी यूज़ करना है। पतली, तेज और अधिक स्लेंडर, स्लेंडर मतलब भी पतला ही होता है। नेवर यूज कोल्ड मेटल, रिक्वायर्स फ्रिक्वेंट कूलिंग, ठंडी धातु पर कभी उपयोग ना करें। सही बात है, जब भी हॉट चीजल है उसको ठंडी धातु मतलब हार्ड मेटल पे कभी उपयोग नहीं करें, क्योंकि ये खराब हो जाएगी। उसके बार बार इसे ठंडा करते रहें। अब देखिए कोल्ड चीजल, कोल्ड चीजल क्या होती है, कटिंग, शेपिंग, स्प्लिटिंग कोल्ड मेटल, ये कोल्ड मेटल के लिए यूज़ होती है। और किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील। और इसे हार्डन एंड टेम्पर किया जाता है, क्यों, क्योंकि
कोल्ड मेटल जो होता है वो हार्ड होता है उसके लिए, और जो स्ट्राइकिंग एंड लेफ्ट सॉफ्ट, उससे थोड़ा सॉफ्ट छोड़ा जाता है मतलब हेड को। और इसका एंगल कितना होता है, वहाँ पर एंगल था 30, वहाँ पर लिखा नहीं है पर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी एज कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग और ब्लंट, कुंद बनाई जाती है और मजबूत। नेवर यूज़ फॉर हॉट वर्क, हॉट वर्क के लिए यूज़ ना करें क्योंकि वो डैमेज कर देगी, ज़्यादा डिग इन हो जाएगी या गड्ढा कर देगी, है ना। और जब भी इसका हेड मशरूम हेड हो जाए तो इसका उपयोग ना करें। डल और मशरूड हेड, मैंने आपको बताया था मशरूम चीजल क्या होती है। अब देखिए जो हमने हॉट और कोल्ड चीजल पढ़ा उसके टाइप है। हम कोल्ड चीजल से हम स्टार्ट करते हैं। कोल्ड चीजल क्या होता है, कोल्ड चीजल इज़ या हैंड कटिंग टूल, जैसे कि आपको बताया था मैंने। कहाँ यूज़ होती है, फिटर की शॉप में, चिपिंग और कटिंग ऑपरेशंस के लिए, मैंने आपको बताया। उसके बाद चिपिंग क्या होता है, चिपिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग एक्सेस मेटल विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर। हैमर हमारे छेनी और हथौड़ी के माध्यम से अनचाही सामग्री को निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम चिपिंग। और चिपिंग के बाद क्या होता है, हमें कैसा सरफेस मिलता है, रफ सरफेस मिलेगा, रफ सरफेस मिलता है। तो उसे फाइलिंग द्वारा क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं ना। ये बात आप याद रखना। आइए नेक्स्ट, अब देखिए पार्ट्स ऑफ अ चीजल। हमने कंस्ट्रक्शन देखा था, कौन कौन से मेन पार्ट हैं, हेड, बॉडी, पॉइंट या कटिंग एज। यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए वही डायग्राम बनाया था मैंने। ये हमारा पॉइंट, इसके थ्रू यहाँ पर एक एंगल होता है जिसे क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल। और स्टैंडर्ड चीजल में कितना मिलता है, ये 60 डिग्री, ये बॉडी होती है। अब देखिए चीजल्स आर मेड ऑफ, मैंने आपको मटेरियल बताया था किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील और क्रोम वेनेडियम स्टील। ये याद रखिए, आप कंपटीशन वगैरह में पूछा था। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा बनाया था, बताया था मैंने, हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल, षष्ठभुज या अष्टभुज होता है। इसकी कटिंग एज को हार्डन एंड टेम्पर किया जाता है, ये बात याद रखें आप, है ना। उसके बाद आ जाए हम, तो हमने क्या देखा था, कॉमन 5 टाइप्स ऑफ चीजल जो कि निमी में दी है। कौन से, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल और वेब चीजल। और मैंने 2 और कौन से बता दिए थे आपको, काउ माउथ। और 7 क्या था, सेट ऑफ या फिर साइड कट। ये और पढ़ लेंगे हम, एग्जाम में कभी डायग्राम या इनके यूज़ पूछ लिए जाते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल किस लिए, लार्ज सरफेस, बड़े सरफेस पे मेनली क्या होता है, ये यहाँ पर हमारा फ्लैट चीजल है, ये क्रॉस है, ये फ्लैट चीजल है। मेनली क्या होता है, इसका जो कटिंग एज होता है वो फ्लैट होता है, इसलिए इसे फ्लैट चीजल बोले जाता है। और जब बड़े बड़े सरफेस है उस पर चिपिंग या कटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए वही चीज़ लिखा होगा जैसे वेल्डिंग जॉइंट्स और कास्टिंग में, लार्ज फ्लैट सरफेस पर क्या, चिप ऑफ एक्सेस मटेरियल, एक्सेस मटेरियल को निकालने के लिए, जैसे बेल्ट जॉइंट, वेल्डिंग के बाद जो जॉइंट्स होते हैं उनको निकालने के लिए, और कास्टिंग, यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्रॉस कट और कैप चीजल। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस कट चीजल का नाम एक और क्या है, कैप चीजल है। इसका देखो क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, थोड़ा ट्रायंगुलर होता है, इसलिए इसे, और मेनली इसे कहाँ, ग्रुप्स, स्लॉट्स, इनको काटने के लिए या की बेस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉस कट चीजल का। देखिए दिस आर यूज फॉर कटिंग की बेस, ग्रुप्स और स्लॉट्स को काटने के लिए, ये इसका यूज़ याद रखना आप। और डायग्राम, मेनली अगर क्रॉस कट चीजल पूछता है तो उसका डायग्राम दे देगा, ये कौन से प्रकार का चीजल है, 4-5 डायग्राम देके ऑप्शन दे देगा, या फिर इनका यूज़। उसके बाद आते हैं हम, देखते हैं डायमंड, ये है हाफ राउंड नोज चीजल। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, जो इसका कटिंग एज है ये हल्का सा हाफ राउंड है, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। तो ये कैसे कर्व्ड, हमारे जो कर्व्ड क्या होते हैं, ग्रुप्स, उनको काटने में काम आता है। और कौन से होते हैं कर्व ग्रुप्स, ऑयल ग्रुप्स होते हैं जो, वो कर्व्ड शेप में होते हैं, उनकी कटिंग में मेनली इसका यूज़ किया जाता है। इसका डायग्राम भी आप याद रखें, वहाँ पर बताया गया, देखिए
हाफ राउंड कर्व कटिंग ग्रुप्स के लिए, और ऑयल ग्रुप्स सेम चीज़। उसके बाद आ जाए हम तो डायमंड कट। देखिए ये डायमंड आकार में इसका एज होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए इसे डायमंड कट बोलते हैं। और मेनली जो भी हमारे रेक्टेंगुलर शेप है या स्क्वायर शेप, उनके कॉर्नर को शार्प करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए स्क्वेयरिंग मटेरियल्स एट कॉर्नर्स एंड जॉइंट्स, जॉइंट्स लगे होंगे उनको शार्प करने के लिए या कॉर्नर्स को। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये कौन सा चीजल है, वेब चीजल। वेब चीजल में क्या होता है, अब देखिए हमने क्या यहाँ पर ये होल्स बना के रखे हैं, कंटिन्यू होल्स बने हुए हैं, तो इसे क्या कहते हैं, चेन ड्रिलिंग। ड्रिल क्या होती है, जिससे होल करने की मशीन है ना, तो उससे ये कंटिन्यू कर रखा है। अब इनके बीच में जो गैप है, इनको हटाने के लिए इस बीच वाले पोर्शन को हमको हटाना है, तो किसके द्वारा करते हैं, वो वेब चीजल से इनको कट किया जाता है और निकाला जाता है। तो ये चेन ड्रिलिंग के बाद यूज़ की जाने वाली चीजल है। दिस चीजल आर यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद इसका उपयोग किया जाता है मेटल को अलग करने के लिए। देखिए काउ माउथ चीजल, काउ माउथ चीजल जो है सेमी सर्कुलर और कर्व ग्रुप का है। ये देखिए हल्का सा खोखले जैसा होता है, ये यहाँ पर दिखाया गया है, इसका डायग्राम याद रखना आप। और ये कैसा होता है, जो कटिंग एज होती है इसकी वो हल्की सी खोखली होती है। और कहाँ यूज़ किया जाता है, सेमी सर्कुलर ग्रुप्स और कर्व ग्रुप्स में। और इसका आकार कैसा दिखाई देता है, गाय के मुंह के समान, काउस माउथ जैसे। और ये भी हाई कार्बन स्टील का बनाया होता है, हार्डन और टेम्पर्ड किया जाता है। इसका कटिंग एंगल ध्यान रखें आप, 60 डिग्री होता है। और जब भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वही प्रिकॉशंस में पढ़ेंगे हम गूगल का, और मशरूम ऐड हो जाए तो इसको यूज़ करना अवॉइड करें। इसके बाद एक और अन्य जाती है, इसे ऑफसेट या साइड कटिंग चीजल बोलती है। ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है हमारे कीवेज, स्लॉट्स और ग्रुप्स में, उसे निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी हाई कार्बन स्टील, हार्डन और टेम्पर किया जाता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और मेन चीज़ ये देखें, ये केवल एक तरफ काटने वाली धार, मतलब इसमें सिर्फ ये दोनों एजेस हैं, दोनों तरफ में से एक तरफ क्या होती है, कटिंग एज होती है। और 60 डिग्री इसका भी पॉइंट एंगल होता है। और जब भी इसका यूज़ कर रहे हैं तो गॉगल लगाएं, और मशरूम हेड हो जाए तो इसका इस्तेमाल ना करें। तो ये थे हमारे सारे प्रकार या टाइप्स। अब देखिए चीजल को स्पेसिफाई किसके द्वारा किया जाता है, तो उसकी लंबाई के द्वारा, जो कि 100 mm से 400 mm के बीच मिलती है। कटिंग एज के द्वारा, टाइप के द्वारा, और क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी के द्वारा, कि कटिंग एज की चौड़ाई कितनी है, उसके बाद टाइप कौन कौन से हैं, उसके बाद क्रॉस सेक्शन कैसे कैसे हैं, जैसे हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल देखे थे हमने, उसके द्वारा हम ऐसे स्पेसिफाइड कर देते हैं कोई भी फाइल को। उसके बाद आते हैं हम पॉइंट एंगल्स एंड मटेरियल्स, मतलब अब एंगल्स की बात करते हैं, एंगल्स ऑफ चीजें। सबसे पहले हमने क्या देखा था, पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल। पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल क्या था, ये टॉप फेस और बॉटम फेस के बीच के एंगल को हम क्या कह रहे थे, पॉइंट एंगल कह रहे थे। ये बात आपको समझ में आई। देखिए पॉइंट एंगल ऑफ चीजल डिपेंड्स ऑन द मटेरियल टू बी चिप्ड। जिस भी मटेरियल को हमको क्या करना है, चिपिंग करनी है, उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे हाई कार्बन स्टील है या फिर एल्यूमिनियम है, जैसे हार्ड मेटल है या सॉफ्ट मेटल है, उस पर डिपेंड करता है। शार्प एंगल आर गिवन टू सॉफ्ट मटेरियल। शार्प एंगल मतलब इसका एंगल कम होगा, किस पर, सॉफ्ट पर, नर्म धातु पर। और वाइड कैसा होगा, वाइड मतलब बड़ा होगा, कहाँ पर, हार्ड मटेरियल्स पर। ये बात आप कठोर सामग्री पर है ना। द करेक्ट पॉइंट एंगल एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जनरेट द करेक्ट रैंक एंगल एंड क्लियरेंस एंगल। अब देखिए अगर इसका पॉइंट एंगल सही होगा, मैंने आपको क्या बताया था, ये पॉइंट एंगल है और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये दोनों करेक्ट होंगे तो हमारा रैक एंगल भी ठीक होगा। और इसके बाद यहाँ पर बनाया हुआ ये रैक एंगल और क्लियरेंस एंगल, ये भी ठीक होगा, ये दोनों परफेक्ट होंगे अगर ये दोनों करेक्ट होंगे तो। उसके बाद आ जाते हैं हम रैक एंगल पर। द रैक एंगल इज द एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ द कटिंग पॉइंट। इसका जो टॉप फेस है ये, एंड द नॉर्मल, नॉर्मल ये है, इनके बीच के एंगल क्या क्या दे रहे हैं, यहाँ पर बनाया गया ये है,
हमारा रैक एंगल। ये बात आपको समझ में आई? अब इसके बाद बात करें हम क्लियरेंस एंगल, वहीं पर देख लेते हैं क्लियरेंस एंगल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सेम चीज़, यहाँ पर ये बॉटम फेस है और ये सरफेस है, इन दोनों के बीच के एंगल क्या कह रहे थे, ये हो जाता है हमारा क्लियरेंस एंगल। और ये हमारी चीज़ल है, इससे इसके अक्ष से, ये हमारे सरफेस से, इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और दोनों फेस के बीच के एंगल को क्या कह रहे थे हम, पॉइंट एंगल। ये चीज़ हमने देख चुके हैं। देखिए क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल इज द एंगल बिटवीन द बॉटम फेस, जो बॉटम फेस होगा, एंड द टेंजेंट टू द वर्क सरफेस, जो वर्क सरफेस से सीधी रेखा खींची जाती है, उन दोनों के बीच के एंगल क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और इफ द क्लियरेंस एंगल इज टू लो और जीरो, रैक एंगल इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या बताया जा रहा है, ये है इंक्लिनेंस एंगल। यहाँ से अगर मैं इसको कम कर देता हूँ या लो, ये जीरो कर देता हूँ, तो ये हमारा यहाँ से रैक एंगल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ना। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ तो ये बढ़ गया ना, रैक एंगल बढ़ जाएगा। और रैक एंगल बढ़ता है तो हमारा चीज़ल स्लिप हो सकती है। इसी तरह अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देता हूँ तो हमारा रैक एंगल इतना बचेगा बस। और रैक एंगल कम हो जाएगा तो हमारी डिग इन हो सकती है या गड्ढा कर सकती है हमारी चीज़ें, जब भी हम उस पर यूज़ करेंगे। देखिए क्लियरेंस एंगल अगर कम होता तो रैक एंगल बढ़ेगा, ये बात याद रखना आप। इसी तरह कटिंग एज कैन नॉट बी पेनिट्रेट इनटू द वर्क, हाँ वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर इंक्लिनेशन एंगल कम हो गया तो प्रवेश कैसे करेगी, स्लिप हो जाएगी, सिंपल सी बात, चीजल विल स्लिप। अब क्लियरेंस एंगल इज टू ग्रेट, अगर वो ज़्यादा बड़ा होता तो रैक एंगल रिड्यूस, रैक एंगल कम हो जाएगा। रैक एंगल कम होगा तो ये लगभग स्ट्रेट जैसी हो जाएगी हमारी चीज़ल। द कटिंग एज इज डिग इन, अंदर धस जाएगी हमारी कटिंग एज, किस में, वर्क पीस में। और कट बिकम्स डीपर एंड डीपर, गहरा गड्ढा कर देगी। ये बात समझ में आया आपको? इसके बाद बात करें हम, देखिए लास्ट पॉइंट क्या दिया है, द करेक्ट पॉइंट एंगल एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दोनों चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हार्ड, जैसे जो भी हमारा हार्ड मेटल है या मटेरियल है उसके लिए पॉइंट एंगल ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर डाउन होते जा रहा है क्योंकि मेटल सॉफ्ट होते जा रहा है, यहाँ पर भी डाउन होते जा रहा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी ज़्यादा होता है और एंगल ऑफ पॉइंट एंगल भी ज़्यादा होता है, किसके लिए, हार्ड मेटल के लिए। और सॉफ्ट मेटल के लिए देखिए पॉइंट एंगल भी कम है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कम है। पर आप ये बात याद रखें कि हाई कार्बन के लिए पॉइंट एंगल कितना था और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना था, ये आप सारे के याद कर लें क्योंकि ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब देखिए क्राउनिंग क्या होती है, जब भी हम देखते हैं, ये देख रहे हैं हम कटिंग एज, ये कटिंग एज है कोई भी चीज़ल की, इसको स्लाइटली कर्व कर दिया जाता है, ये स्ट्रेट नहीं करके इसको हल्का सा कर्व शेप में बना दिया जाता है, जो कि हमारे चीज़ल को स्ट्रेट मूव करने में हेल्प करती। अगर ये एजेस रहेंगी तो यहाँ ये एजेस फंस सकती हैं जब भी हम कोई भी उसमें वो करते हैं, मतलब कोई भी वर्क पीस में जब भी हम क्या कर रहे हैं, चिपिंग कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं। देखिए वही चीज़ लिखी होगी, ए स्लाइट कर्वेचर इज ग्राउंड ऑन द कटिंग एज, कटिंग एज है उसके ऊपर स्लाइटली कर्वेचर, क्या का हल्का सा वक्र या कर्व बना दिया जाता है, इस तरह स्ट्रेट ना करके इस तरह बना दी जाती, विच में लीड टू ब्रेकेज ऑफ चीजल पॉइंट, प्रिवेंट द डिगिंग ऑफ कॉर्नर्स, मतलब इसके दोनों एजेस को धंसने से बचाते हैं और एजेस को टूटने से बचाते हैं। अब देखिए क्राउनिंग ऑलोज द चीजल टू मूव फ्रीली इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए क्या करती है, सहायता करती है, क्या क्राउनिंग इसलिए की जाती है। अब देखिए चिपिंग गूगल क्या होते हैं, ये बैकलाइट के बने होते हैं मेनली, ये बातें याद रखना आप कि जब भी हम चिपिंग कर रहे हैं तो कोई कुछ ना कुछ मटेरियल ऊपर हमारे ऊपर आ सकता है या कहीं और जा सकता है, किसी और को भी लग सकती है, तो उसके लिए तो जब भी अगर मेनली आप अकेले ही करते हो चिपिंग तो दूसरे के ऊपर क्यों जाएगा, तो खुद की सेफ्टी के लिए हम सेफ्टी गॉगल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आइस वाइल चिपिंग स्लैग ग्राइंडिंग द जॉब्स, ग्राइंडिंग और चिपिंग करने के लिए इसका
बचने के लिए इसका। और मेनली क्या याद रखेंगे, बैकलाइट फ्रेम का बना होता है, फिटेड विथ क्लियर ग्लास लेंसेज, इलास्टिक बैंड टू होल्ड इट, इलास्टिक बैंड लगा होता है उसमें सिक्योरली ऑन द ऑपरेटर्स हेड। ठीक है। इट इज़ डिजाइन फॉर द कंफर्टेबल फिट, कंफर्टेबल फिट के लिए बनाया जाता है, इसलिए उसमें क्या लगाया जाता है, इलास्टिक बैंड, प्रॉपर वेंटिलेशन, ठीक है, फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम दी ऑल साइड, सारे देखिए इसको पहनने के बाद हमको चारों तरफ से क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो याद रखिए ये किसका बना होता है, मेनली बैकलाइट फ्रेम का। ये चीज़ आप याद रखना, ये कंपटीशन में आ सकता है। अब आते हैं केयर और मेंटेनेंस पे। जब भी केयर और मेंटेनेंस की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले चीजल, ये हमारा चीजल है। अगर पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये कटिंग एज होती है, ये बॉडी है, और ये क्या है, इसका हेड है। ये मशरूम हेड हो चुका है क्योंकि इसका यूज़ किया है, फैल गया है, इसलिए इसको मशरूम जैसे यहाँ पर दिखाई गया है सेम। अब देखिए कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, ये किसका, हाई कार्बन स्टील और क्रोम वेनेडियम स्टील की बनी होती है। उसके बाद बात कर लें हम तो कटिंग एज देखिए यहाँ पर ये दोनों इसके फेसेस हैं, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं। और इसका शेप आप देख रहे हैं, ये है ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल और हेक्सागोनल शेप में पाई जाती है। ये एक कटिंग टूल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए कभी भी क्या करना चाहिए, अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो सेफ्टी गोगल लगा के सबसे पहले प्रिकॉशंस ये हो गया, हमको चिपिंग करनी चाहिए। दूसरा, अगर ये शार्प ना हो इसकी कटिंग एज तो ग्राइंडिंग कर लेनी चाहिए। कभी भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। ये इसके कुछ प्रिकॉशंस हो जाते हैं, सेम चीज़ लिखी होगी यहाँ पर। शार्पन द चीजल बिफोर द यूज़, उपयोग से पहले छेनी को तेज कर लें। अप्लाई ऑयल टू अवॉइड रस्ट, हाँ जब यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके बाद ऑयल लगाकर हम इसको रख देते हैं ताकि इस पर रस्टिंग ना हो, क्योंकि रस्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है हमको, एयर और ऑक्सीजन। तो ऑयल लगा देते हैं तो ऑक्सीजन कट हो जाती है। डोंट यूज़ द मशरूम हेड, मशरूम हेड होने के बाद उसका इस्तेमाल ना करें। यूज़ सेफ्टी गोगल्स, ठीक है। नो ग्रीसी सब्सटेंस ऑन द हेड ऑफ द चीजल वाइल चिपिंग, जब चिपिंग कर रहे हैं तब इस पर ऑयल और ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। ये हो जाता है हमारा चीजल का टॉपिक समाप्त। आइए एक बार रिवीजन कर लें हम क्या क्या जाना आज हमने, आइए देख लेते हैं। तो आज हमने क्या जाना था, चीजल्स के बारे में ना, चीजल या छेनी। आइए इसके रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था एक प्रकार का कटिंग टूल है, और इसके द्वारा कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है, चिपिंग और कटिंग। ये बात याद रखें आप। कटिंग मतलब किसी भी चीज़ को काटना, स्लॉट ग्रुप्स वगैरह, और चिपिंग किसके द्वारा की जा रही थी, हमारे चीजल और हैमर के द्वारा। ये बात याद रखें आप। ये कैसा टूल है, कटिंग टूल है। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसका कंस्ट्रक्शन देखा था। अगर कंस्ट्रक्शन की बात कर लें उसमें क्या क्या देखा था हमने, उसके अंदर का देखा था हमने हेड, बॉडी और पॉइंट या कटिंग एज, है ना। ये इस तरह से हमने देखा था। ये बन गई हमारी एक चीजल, ये हेड है, बॉडी है ये। अब देखिए हेड, उसके बाद बॉडी क्या देखा था हमने, इसके शेप कैसे होते हैं, हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल। पॉइंट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। अब इसके मटेरियल की बात करें हम तो इसका मटेरियल क्या था, इसका मटेरियल था हाई कार्बन स्टील और क्रोम वेनेडियम स्टील। इसके बाद क्या बात करेंगे हम, टाइप्स की। अगर हम आ जाए टाइप्स पर, इसके टाइप्स की बात करें
टाइप्स में हमने क्या क्या देखे थे? हॉट चीजल एंड कोल्ड चीजल। अब देखिए कोल्ड चीजल क्या होता था, जो कि हार्ड मटेरियल पे यूज हो रहा है। हार्ड मटेरियल मतलब कैसा होगा? कोल्ड, कोल्ड मटेरियल या मेटल। उसके बाद इसका पॉइंट एंगल कितना होता था? 60 डिग्री। उसके बाद इसे हार्ड और टेम्पर किया जाता था। ये बात आप याद रखें। उसके बाद हॉट चीजल क्या? सॉफ्ट मटेरियल, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, हॉट मटेरियल। उसके बाद इसका एंगल अप्रोक्स कितना होता? 30 डिग्री होता था। ये बात समझ में आई। अब देखिए, और कोल्ड चीजल कहाँ वर्कशॉप में यूज़ करा जाता था, और इसे ब्लैक स्मिथ शॉप में। ये बात समझ में आई आपको? फिर उसके बाद हमने किसके प्रकार पढ़े थे? उसके बाद पढ़े थे हमने कोल्ड चीजल के टाइप्स। किसके? कोल्ड चीजल के। कोल्ड चीजल टाइप्स कौन कौन से पढ़े थे हमने? सबसे पहले हमने देखा था फ्लैट। फ्लैट चीजल क्या था? जो कि लार्ज सरफेस पर यूज़ किया जा रहा था। लार्ज सरफेस पे जैसे वेल्डिंग जॉइंट्स, इनको हटाने के लिए, और कास्टिंग में। उसके बाद दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने? क्रॉस। क्रॉस को और क्या बोला जाता था? कैप चीजल। क्रॉस का यूज़ क्या था? ग्रुप्स, स्लॉट्स और कीवेस। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? हाउ हाफ राउंड। हाफ राउंड नोज सीजल कहाँ किया जाता था? कर्व्ड ग्रुप्स में, जो कि क्या? ऑयल ग्रुप्स। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा था हमने डायमंड कट। डायमंड कट चीजल कहाँ यूज़ हो रहा था? स्क्वेयरिंग द कॉर्नर, कॉर्नर को साफ करने, शार्प करने, सॉरी सॉरी, स्क्वेयरिंग द कॉर्नर्स, शार्प करने के लिए ना कॉर्नर्स को। उसके बाद हमने एक और लास्ट क्या पढ़ा था? वेब चीजल। वेब चीजल कहाँ यूज़ हो रहा था? वेब चीजल यूज़ हो रहा था हमारे चेन ड्रिलिंग के बाद। चेन ड्रिलिंग के बाद मेटल को सेपरेट करने के लिए। किसमें? सेपरेटिंग में। और अन्य टू टाइप हमने क्या पढ़ा था? एक छठ में हमने पढ़ा था काउ माउथ, जो कि कर्व्ड स्लॉट्स और ग्रुप्स में यूज़ हो रहा था। साथ में हमने क्या देखा था? ऑफसेट, ऑफसेट या साइड कट, जो कि कहाँ यूज़ हो रहा था? एक्स्ट्रा मटेरियल निकालने के लिए, ये भी ग्रुप्स में, पर कर्व नहीं थे वो, है ना। ग्रुप्स एंड स्लॉट्स में। अब देखिए ये हो गया। अब क्या बच रहा है हमारा? एंगल्स ऑफ चीजल, है ना। तो उसको भी देख लेते हैं शॉर्ट में जरा। देखिए मैंने क्या बताया था आपको? एक सरफेस बना लेते हैं,
सरफेस था, उस पर क्या बना ली थी हमने, एक नॉर्मल बना ली थी और एक टेंजेंट बना ली थी। उसके बाद यहाँ पर बना लिया था हमने एक हमारा चीज़ल, ये हो गया था हमारा चीज़ल। ये बन गया है चीज़ल, है ना। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, दोनों फेसेस के बीच में, ये फेस और ये फेस के बीच का एंगल क्या हो रहा था, पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल यहाँ से हम दिखा देंगे, ये और ये दोनों फेसेस के बीच के एंगल क्या वो दिया, पॉइंट एंगल। नॉर्मल और टॉप फेस हैं जो हमारे पॉइंट या कटिंग एज का, इसके बीच के एंगल क्या बोल रहे थे हम, रैक एंगल। और पॉइंट और कटिंग एज का बॉटम फेस है, और जो टेंजेंट डाली हमने हमारे वर्क पीस पर, उसके एंगल को क्या बोल रहे थे हम, क्लियरेंस एंगल। और लास्टली जो हमारी चीजल है उसके सेंटर पॉइंट और टेंजेंट के बीच के एंगल को क्या कह रहे थे हम, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या झुकाव का कोण। ये बात आपको समझ में आ गई, चारों एंगल। क्या देखा था हमने, अगर रैक एंगल कम होगा तो हमारा चीजल है ना धस जाएगा और डीप कट कर देगा, और रैक एंगल कम होगा तो हमारा चीजल स्लिप हो जाएगा और कोई भी वर्कशॉप में कटिंग नहीं कर पाएंगे हम, मतलब कोई वर्क पीस में कटिंग या पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा हमारा चीजल। ये बात याद है। और हार्ड मेटल के लिए क्या होता है, पॉइंट एंगल भी ज़्यादा होता है, इंक्लिनेशन एंगल भी ज़्यादा होता है। सॉफ्ट मेटल के लिए जैसे हमने हाई कार्बन स्टील देखा था, उसके लिए दोनों ज़्यादा थे, 65 और 39। यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम देखा था 30 और 22। पॉइंट एंगल क्या था, 30 डिग्री, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना था, 22 डिग्री। तो इस तरह हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है चीजल का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह आप नोट्स बना ली करो ताकि आप लास्ट दिन एग्ज़ाम के लास्ट में रिवीजन कर पाएँ, या फिर टेबल के फॉर्म में बना लिया करें। जैसे हम मेरा वाइट बोर्ड वाले आपने पहले लेक्चर देखे होंगे पुराने, उसमें बहुत सिस्टमेटिक वे में जो टेबल बना होता था, उस तरह आप सारे टूल्स को पढ़ें तो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत, रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो पाए, हेल्प मिल पाए। थैंक यू।